हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका फिजिकल साइंस का PYQ। यहां से आप देख लो 24-26, 23-25, 22-24, 21-23 और 20-22 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये 25-27 वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। एक और बात जानकारी, ये 30 या 40 सेकंड का ये ऐड होगा। अगर आप चाहते हैं तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था, उसके MCQ को हम लोग देखेंगे। और एक और बात, सजेशन तैयार करने के लिए मैं आपके सिलेबस का, PYQ का और मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से सिद्धू कान्हू मुर्मू, रांची यूनिवर्सिटी, BBMKU, नीलांबर पीताम्बर, कोल्हानो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के सवाल जो है फिजिकल साइंस के टीचिंग में से जो है पूछे गए थे। यहाँ से देखो आप, पहला सवाल 2021 का। हाँ, एक और बात आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 2025 वाले सवाल को प्लीज करके जाएं, क्योंकि आप ही के 2025-27 वाले बैच में कई सवाल 2025 से हूबहू आ गए थे। पहला सवाल है, देखिए, विज्ञान किस पर अधिक बल देता है? लेक्चर पे? ऑब्वियसली नहीं। लेक्चर पे देखो, आपकी जो है सीटेट की परीक्षा भी नज़दीक आ रही है। सीटेट हो, झारखंड टेट हो या कोई भी टेट हो, कभी भी टेट परीक्षा में ना NCF 2005 को माना जाता है, फॉलो किया जाता है NCF 2005 के गाइडलाइन को। और 2005 NCF ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी हाल में रटने वाली चीज़ों को, याद करने वाली चीज़ों को, परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाली चीज़ों को प्रमोट मत करिए, लेक्चर मेथड को प्रमोट मत करिए। हमेशा प्रैग्मेटिज्म को, जिसके बारे में जॉन डीवी ने बात की है, और लर्निंग बाय डूइंग को जो है, प्रोजेक्ट मेथड को जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किया था किलपैट्रिक ने। उन्होंने कहा था लर्निंग बाय डूइंग। तो साइंस भी जो है किस पे डिपेंड करेगा? लर्निंग बाय डूइंग पे। तो लर्निंग बाय डूइंग जो है सबसे बेहतर तरीका होता है किसी भी चीज़ को सीखने में, आगे बढ़ने में। यहाँ पे आप ऑप्शन देखो तो लेक्चर मेथड आपका कभी भी सही नहीं हो सकता है। अब आगे देखिए और बातें क्या बताई गई है, हाइपोथेसिस, फंक्शन या फिर थ्योरी पे। तो देखो, मैंने अभी आपको क्या कहा, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। आप आसपास में चीज़ों को देखते हो और फिर जो है खुद से करके सीखते हो। तो ये कहाँ पर आएगा? क्रियाओं पे, फंक्शन पे। फंक्शन में आप क्या करोगे? चीज़ों को देखोगे, खुद से करके देखोगे। अब अगला सवाल देखिए क्या है, वेट ए मोमेंट, ये रहा आपका अगला सवाल। प्रोजेक्ट मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट एट विच लेवल ऑफ अ टीचिंग? प्रयोजना विधि किस स्तर के शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी होगा? देखिए, प्रोजेक्ट मेथड, लर्निंग बाय डूइंग जो है, छोटे बच्चे नहीं कर पाते। छोटे बच्चे, देखो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। छोटे बच्चे को आप क ख ग घ लिख दो ना, तो छोटे बच्चे क ख ग घ लिखने में उनको बहुत दिक्कत आती है। शुरू शुरू में हाथ पकड़कर उनको सिखाया जाता है। और भी जो प्ले स्कूल वगैरह होते हैं, वहाँ पे बच्चों को बहुत जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट से, जैसे फाइन मोटर स्किल को पहले डेवलप किया जाता है, क्ले उनको दे दिया जाता है खेलने के लिए, फिर उनको जो है रेड जो मनके होते हैं या फिर मोती होते हैं और अलग अलग कलर के जो मोती होते हैं उनको अलग करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए कहा जाता है। इससे क्या होगा? फाइन मोटर स्किल बढ़ेगा। तो यहाँ पे बात की गई है प्रयोजना विधि की। तो देखिए, ये जो है छोटे बच्चे के लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब ऑब्वियसली अच्छी बात है, लर्निंग बाय डूइंग भी हो रहा है, बट छोटे बच्चे इसको ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप उनको अगर पढ़ा रहे हो तो शिक्षण विधि में इसका ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये जो है हायर लेवल के पढ़ाई के लिए जो है ज़्यादा बेहतर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जब बच्चा 6वीं में, 7वीं, 8वीं में पहुंच जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर इसका इस्तेमाल कर पाएगा। किंडरगार्टन हो, मॉन्टेसरी हो या फिर लो लेवल वाले क्लासेस हो, यहाँ पे बच्चा जो है प्ले वे मेथड से ज़्यादा अच्छे से सीखता है। प्ले वे मेथड का मतलब होता है बच्चे खेल खेल में चीज़ों को ज़्यादा सीख पाते हैं। यहाँ पे जो है नकल करने की भी आदत इनकी होती है, ठीक है। ये कॉपी करके बहुत ज़्यादा सीखते हैं, दूसरे बच्चे से जो है कॉपी करके सीखते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए क्या बोला गया है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ अ लेसन प्लान? निम्न में से पाठ योजना के पद क्या हैं? पाठ योजना अगर आप तैयार कर रहे हो, लेसन प्लान तैयार कर रहे हो, तो देखिए हर्बर्ट के अनुसार जो है लेसन प्लान बनाने के 5 पद हैं। ध्यान दीजिएगा, हर्बर्ट ने जो है लेसन प्लान बनाने के लिए 5 पदों को कहा है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल
आपका ये भले मैं फिजिकल साइंस का पढ़ा रहा हूँ, अगर आपका हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो वहाँ पे ये काम में आएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, जो लेसन प्लान है हर्बर्ट ने जो है 5 पद दिए थे, उसी के आधार पर ये काम करता है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा पाठ योजना के पद है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो है इंस्ट्रक्शनल एड, बिल्कुल, एंटरिंग बिहेवियर, बिल्कुल, और रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ यहाँ पर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए, विच इज नॉट अ स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर ऑफ अ टेस्ट कंस्ट्रक्शन इन फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान में परीक्षण निर्माण के प्रक्रम का कौन सा सोपान नहीं है। होमवर्क, ब्लूप्रिंट का तैयार करना, परीक्षा डिजाइन, डिजाइन ऑफ अ टेस्ट, आइटम एनालिसिस टेबल। अब देखो यहाँ पर सवाल में नोट जो पूछा जाता है ना, उससे आप सीटेट में भी अलर्ट रहोगे। नोट लग जाने से पूरे सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। अब यहाँ पे देखो, भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो ना, तो होमवर्क बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आप बच्चे को सिखा रहे हो तो जो प्रेजेंट क्लास में सिखा पाओगे वो ज़्यादा बेहतर है। होमवर्क करना जो है बच्चे को प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा काम आएगा, बाकी वाले सब्जेक्ट में भी ये ज़्यादा काम नहीं आएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, मेन को करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ फिजिकल साइंस आर। भौतिक विज्ञान में सह पाठ्यचारी मुख्य क्रियाकलाप क्या है। क्रियाकलाप का मतलब होता है आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी चीजों को सीखने के लिए करते हो। विज्ञान क्लब, विज्ञान संग्रहालय, विज्ञान मेला या इनमें से सभी। अगर आप साइंस पढ़ा रहे हो तो आप क्या करोगे, साइंस क्लब भी बच्चों को भेजोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका आंसर जो है साइंस म्यूजियम भी होगा, साइंस फेयर भी होगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि बीएड वाले मामले में मैं आपको कहूंगा कि ये 95% जो है सही होता है, ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन। 5% जो है एरर ऑफ मार्जिन आप रख सकते हो, कई कई दफा डी वाला ऑप्शन सही नहीं होता है। अगला सवाल है, नेचर, द वैल्यू ऑफ अ साइंस फॉर नेचर इज। प्रकृति के लिए विज्ञान का क्या अर्थ है। पहला है पॉसिबिलिटी, रियलिटी, इंटरिम या फिर अनसर्टेनिटी, संभव, यथार्थ, अंतरिम या फिर अनिश्चित। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए साइंस का मतलब होता है रियल, जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है उसे जानना, उसे देखना, उसे समझना, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, रियलिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण भौतिक समीकरण क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फिजिकल इक्वेशन गिवन बाय द अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ई एम सी स्क्वायर, ई एम सी स्क्वायर। ठीक है, इस पे जो है, अब देखिए ये क्या है, एम फॉर मास होता है, आपको भी पता है, और ये जो मास इक्विवेलेंस है उस पे ये काम करता है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस का ये फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, वैज्ञानिक जांच शुरू होती है कहाँ से। द साइंटिफिक इंक्वायरी बिगेन विथ। जो साइंटिफिक जांच है, वैज्ञानिक जांच है, वो कहाँ से शुरू होगा। तो आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीख पाओगे। बच्चा देखना, अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड के स्विच को दबा रहा है, वो पहले जो है अपने से बड़ों को देख रहा होता है कि वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, उसी को ऑब्जर्व करके वो चीज़ों को सीखता है। देखना कई दफ़ा क्या होगा कि आप सारे लोग टेबल पे खाने के लिए बैठे हो, बच्चा भी एक चेयर जो है अपने लिए खिसकाएगा और वहाँ बैठने की कोशिश करेगा, या फिर आप नीचे बैठ के खा रहे हो तो अपने लिए भी थाली लेकर आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन स्किल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ही स्टेप ये है सीखने का। अगला सवाल, व्हाई कोऑपरेटिव लर्निंग इज नीडेड। सहकारी अधिगम की आवश्यकता क्यों होती है। यानी कि सपोज कर लो कि ये रमेश है और उसके बगल में बैठा हुआ सुरेश है। अब रमेश जो है सुरेश को कुछ चीज़ों को सिखा रहा है, ये सहकारी अधिगम इसलिए आवश्यक है ताकि रमेश ने कुछ सीखा तो सुरेश को भी वो सिखा पाए। अब बोला गया है, सारे ऑप्शन को देख लें हम लोग। छात्रों को उबाऊ शिक्षक व्याख्यान से छुट्टी मिलती है। स्टूडेंट गेट अ ब्रेक फ्रॉम द बोरिंग टीचर लेक्चर। यानी कि शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ा रहा था, बोर कर रहा था, तो कोऑपरेटिव लर्निंग आप रमेश सुरेश से सीख लेगा या सुरेश रमेश से सीख लेगा तो अच्छा हो जाएगा। बहुत ही वाहियात बात है, इसे कट कर देंगे हम लोग। अगला है, मोस्ट करियर रिक्वायर्ड टू पीपल एट वर्क विद द अदर इन ग्रुप। अधिकांश करियर में लोगों के समूह में दूसरे के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई की बात हो रही है, लर्निंग में जॉब से रिलेटेड वाले स्किल को प्रमोट नहीं किया जाता है। तीसरा ऑप्शन, टू इंश्योर स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। जहां पे भी छात्र केंद्रित शिक्षा आ जाता है ना, 90% ये आंसर यही करेक्ट होता है। कई दफा जो आपका क्वेश्चन है या जो ऑप्शन है उसको भी देखना होता है। ऑप्शन नंबर सी फिलहाल आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका जो है सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 9 का सी हो जाएगा। हालांकि कई जगह पे आपको आंसर जो है डी भी दिखेगा, लेकिन मेरे हिसाब से सहकारी अधिगम का मकसद कभी ये नहीं होगा कि शिक्षक की छुट्टी कर दो या बोरिंग लेक्चर है इसलिए आप जो है कोऑपरेटिव लर्निंग करते हो। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है,
विच वन इज नॉट अ स्टेप इन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन फिजिकल साइंस? इनमें से कौन सा भौतिक विज्ञान में प्रायोगिक अधिगम का सोपान नहीं है? समस्या को महसूस करना, समस्या को परिभाषित करना, निष्कर्ष निकालना, ज्ञान का निर्माण करना। सेंसेशन द प्रॉब्लम, डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ड्राइंग कंक्लूजन और फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नॉलेज। अब ध्यान से देखिएगा, भौतिक विज्ञान में जो प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, वो इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो, जब आप ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हो, उसका जो अल्टीमेट गोल है वह समस्या को फील करना है, परिभाषित करना है और ड्रॉ करना है, कंक्लूजन निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है ज्ञान का निर्माण करना नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका जो है क्या है? इनकरेक्ट है। नेगेटिव पूछा गया था तो नेगेटिव हम लोगों ने निकाल लिया। सवाल नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ फिजिकल साइंस? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौतिक विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो फिजिकल साइंस आर द टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क। भौतिक विज्ञान अपने कार्य में पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है। अगला है साइंटिफिक मेथड इज द ओनली गाइड फॉर द कंडक्टिंग रिसर्च। अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक विधि एकमात्र मार्गदर्शक विधि है। विज्ञान विश्वास की प्रणाली है। भौतिक विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। अब चारों ऑप्शन को आपने देख लिया। फिलहाल जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये जो फिजिकल साइंस है ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है अपने काम में, ये सबसे बेहतर ढंग से अपने आप को डिफाइन कर रहा है। अगला सवाल, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नॉन एज। ये तो सारा अगर आपको पता है तो फिर पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो देखिए, लॉ ऑफ रोटेशन, लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लॉ ऑफ मोमेंटम या फिर नन ऑफ दिस। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो किस पे आधारित है? जड़त्व का नियम, जो कि आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया पे डिपेंडेंट करता है। और लॉ ऑफ इनर्शिया आपको इनमें से कोई नहीं दिख रहा है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये बहुत ही प्यारा सवाल था, आपको फंसाने के लिए ये काफ़ी कामगर था। जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उस पर जो है बात की जा रही है, किसके? न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, लॉ ऑफ इनर्शिया इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विज्ञान शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एम ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग? आप फिजिकल साइंस बच्चों को पढ़ा रहे हो, इससे क्या हासिल करना चाहते हो? भौतिक विज्ञान का ज्ञान प्रदान करना, ठीक बात है। टू गेट नॉलेज ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक ठाक है। भौतिक विज्ञान की जानकारी एकत्रित करना, यह भी ठीक ठाक लग रहा है। अगला है शिक्षार्थियों के बीच ईमानदारी और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात कराना। देखिए, ये जो है ना, नैतिक शिक्षा आप दोगे, मोरालिटी वाला ज्ञान दोगे तो ये ज़्यादा अच्छा से काम करेगा। अब देखिए, जो मॉरल एजुकेशन है इस पे किसने काम किया है? आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। जैसे प्याजे ने किस पे काम किया था? प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास पे काम किया। वाइगोस्की ने सोशल कंस्ट्रक्शन का काम किया, सामाजिक विकास पे काम किया। तो मॉरल डेवलपमेंट पे काम किसने किया था? फिलहाल ऑप्शन नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप जो है क्या करोगे, जो फिजिकल साइंस है वो आप चाहते हो कि साइंटिफिक अप्रोच बच्चे के अंदर आए। सबसे बड़ी बात है कि भौतिक विज्ञान आप इसलिए पढ़ा रहे हो ताकि जो है साइंटिफिक अप्रोच आए बच्चों के बीच में। यहाँ पे देखो, कोऑपरेटिव लर्निंग अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से ईमानदारी और सहयोग की भावना फिजिकल साइंस का काम नहीं है। ठीक है, और समूह ज्ञान में जो है साथी सहकर्मी की सहायता करना, सारे ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज अगर हो जाता तो मैं उसे टिक कर देता, लेकिन फिलहाल जो है ये दोनों ऑप्शन भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन सी और डी से ज़्यादा बेहतर जो है ऑप्शन ए और बी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, आप ऑप्शन ए को टिक करोगे। अगला सवाल, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ लर्नर सेंटर करिकुलम इज टीचर, लर्नर, पाठ्य वस्तु या फिर ऑप्शन नंबर डी लर्निंग इन्वायरमेंट। सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट है, लर्नर इंपॉर्टेंट है या फिर टीचर इंपॉर्टेंट है? किसी भी, देखो यहाँ पे खुद बोल दिया गया कि लर्नर सेंटर, यानी कि बच्चों को पढ़ाने वाली बात हो रही है, तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर सी या डी। आप बात कर रहे हो शिक्षार्थियों की, बच्चों की, तो आंसर आपका हो जाएगा लर्नर। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्नर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू टीचिंग फिजिकल साइंस इज कंप्लीटली टीचर सेंटर? कक्षा में भौतिक विज्ञान शिक्षण के लिए कौन सा उपागम पूर्णतः शिक्षक केंद्रित है? पहला एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यानी कि प्रयोगात्मक उपागम, दूसरा है वर्णनात्मक स्थानांतरण उपागम, फिर है खोज उपागम, फिर है जांच उपागम। अब देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप जो है किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो। यहाँ पे जो है टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, टीचर सिर्फ बोल रहा होगा और बच्चे सुन रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल साइंस? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ विज्ञान का सबसे अच्छा उदाहरण है? 2024 के सवाल जो है शुरू हो चुके हैं। अब देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ज्ञान का जो आप क्या कर रहे हो, निर्माण कर रहे हो। यानी ये क्या है, डायनेमिक है, गतिशील है। यहाँ पे देखो सिस्टमैटिक नॉलेज एंड स्टैटिक्स, ज्ञान अस्थिर कभी नहीं हो सकता है, ऑप्शन 1 आपका कट गया। संगठित और व्यवस्थित ज्ञान, देखिए हम लोग नित्य प्रतिदिन जो है नए नए चीज़ों को सीख रहे हैं, डेली हम लोग जो है न्यू लर्निंग हो रहा है, ऑप्शन सी भी आपका बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अब देखो ज्ञान का नियम और इसके निर्माण की प्रक्रिया है। अब चौथा वाला ऑप्शन है संगठित और गतिशील ज्ञान का निकाय है। अब देखो ऑप्शन जो आपका बी और डी है, इसमें से किसी एक को आपको चूज करना होगा। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का नियम और इसके निर्माण की प्रक्रिया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विज्ञान सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? यानी कि आप जो इंपॉर्टेंट एम है फिजिकल साइंस टीचिंग का वो क्या होना चाहिए? पदार्थ विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पदार्थ विज्ञान विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करने के लिए। देखिए कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, दूसरा ऑप्शन कट गया। अब देखो ये सवाल रिपीट हुआ है, ये सवाल रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहां मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, नॉलेज प्राप्त करना, यानी कि पदार्थ विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सच्ची होती है, इसका क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, गुड साइंस एजुकेशन इज अ ट्रू टू लाइफ, इसका क्या मतलब है? तो देखिए बच्चों को इंगेज करना, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग कराना, जो ऑप्शन देगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों को सार्थक रूप से संकलन करने की क्षमता होना, बच्चों को कार्य की दुनिया के लिए तैयार करना। देखिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है बच्चों को काम करने के लिए तैयार करना तो बिल्कुल नहीं है। बच्चों को वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने में सक्षम बनाना और है सरल जीवन व्यतीत करने में मदद करना। देखिए ऑप्शन डी भी बहुत पॉजिटिव तरह से जो है सही नहीं बोल रहा है, तो 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। तो अब जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बच्चों को सक्षम बनाना चाहते हो ना, तो ऑप्शन जो बी है आपका वो सही हो जाएगा। इंगेजमेंट जहां बच्चे को कराओगे आप क्लास में वो ज्यादा बेहतर होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, बोर का एटॉमिक मॉडल है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल आपको बताना है कि उन्होंने जो है परमाणु की संरचना, एटॉमिक मॉडल क्या दिया था, इसके बारे में बताएं। देखिए इसका आंसर जो है n इज इक्वल टू 2, ये वाला आंसर जो है, और n इज इक्वल टू 1, ये वाला जो है ऑप्शन इसका सबसे सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज बेस्ट सुटेड फॉर द डेवलपिंग इंडक्टिव रीजनिंग? इंडक्टिव रीजनिंग आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो सबसे बेहतर क्या होगा? आप बच्चे से जो है मेजरमेंट करने के लिए पूछोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप देखो, वेरीफाई द रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंटली, प्रयोगात्मक रूप से परावर्तन के नियम को सत्यापित करना, फिर परावर्तन के नियम पर आधारित संख्यात्मक समस्याओं को हल करना, छात्रों को परावर्तन के नियम को बताने को कहना, समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मामले को मापने के लिए कहना। ध्यान से समझना मेरी बात को, यहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसा चूज करना है जो कि क्या हो, प्रैक्टिकल वे में जो है चीजें चले। तो ऑप्शन डी जो है क्या होगा, सही होगा। बच्चा खुद से मेजर करेगा तो चीजों को सीख पाएगा, नियम बताने से बच्चा नहीं सीख पाएगा। यहाँ पे नियम की बात हो रही है, 2 ऑप्शन तो आपका कट गया। ये भी ऑप्शन ठीक ठाक था, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल, जो बोर साहब हैं उनके परमाणु मॉडल सिद्धांत को जन्म दिया, उसे क्या कहा जाता है? बोर ने जो बात कही है उसे क्या कहा जाता है? क्वांटम मैकेनिज्म इसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल 2025 वाला है। अब ये पदार्थ विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ये सवाल देखिए फिर से एक बार आया है, ये डिफरेंट तरीके से सवाल पूछा जाता है बार बार। देखो क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच, एटीट्यूड, बहुत अच्छी बात है। अगला देखो, विज्ञान में स्वाभाविक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी की बात हो रही है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है, इसे भी आप टिक कर लो। सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे लाइफ, साइंस में अगर आप रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो ये भी ऑप्शन क्या है, बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अ टीचर वांट्स टू इनकरेज
स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द साइंटिफिक क्लेम विच स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव। एक छात्र जो है, शिक्षक जो है छात्रों को वैज्ञानिक दावे पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है। आपको बताना है कि कौन सी रणनीति सबसे अच्छा होगा। देखिए ऑप्शन डी थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पे बोला गया कि फैक्ट को याद कर लो और फिगर को याद कर लो। ये कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है, ये कभी भी सही नहीं होगा। अब देखो वैज्ञानिक बहस का केवल एक पक्ष, वन साइडेड ऑफ साइंटिफिक डिबेट को सुनना भी अच्छी बात नहीं है। ये भी ऑप्शन आपका कटेगा। वैज्ञानिक जानकारी को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना, ये कहाँ की समझदारी है। सारे ऑप्शन तो मैंने नेगेटिव वाले काट दिए। आंसर क्या हो जाएगा, आप साक्ष्य का मूल्यांकन करोगे और वैकल्पिक स्पष्टीकरण पर विचार करोगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल, द मेन प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल साइंस इज। भौतिक विज्ञान का पाठ्यचर्या विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है। गतिविधि केंद्रित होना, शुड बी एक्टिविटी सेंटर्ड, बिल्कुल। छात्र केंद्रित होना, बहुत अच्छी बात है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सबसे सही है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये विनोबा भावे का बहुत ही फेवरेट सवाल है। विनोबा भावे वाले कई बार ये सवाल पूछते हैं। आप लोगों को एक टिप्स दे देता हूँ, विनोबा भावे के सारे पेपर मैंने जो ये एमसीक्यू वाला फॉर्मेट है वो आप सर्च करके देख लेना, आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। कई सवाल हूबहू आपके एग्जाम में आएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। किसके जन्म दिवस पे, ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ये सवाल पूछा जाता है। तो सीवी रमन साहब के याद में 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो ये था ये वीडियो खत्म हो चुका है। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको ये 49 में, और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से आपको ईमेल ID, इंस्टा ID और व्हाट्सअप दिख रहा होगा। और एक और बात, अभी जो मैंने आपको 20 सवाल कराए, 20 में से या 25 में से कितने नंबर आपके आए वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।